2019 में बिहाइंड क्लोज डोर्स एक सीरियस कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। डोनाल्ड ट्रंप अपने एडवाइजर्स के साथ सीक्रेटली ग्रीनलैंड वापस खरीदने का आइडिया डिस्कस कर रहे थे। रशिया से अगर न्यूक्लियर मिसाइल उनकी तरफ आएगी तो ये स्पेस बेस अमेरिका को पहले ही वार्निंग दे देगी। दूसरी साइड आर्कटिक में रशियन नेवल एक्टिविटीज भी लास्ट 5 ईयर में 3x हो गई थी, क्योंकि ग्रीनलैंड के पास एक ऐसी चीज है जिससे अमेरिका वापस एक ग्लोबल पावर बन सकता है। अगर ग्रीनलैंड ही ना हो तो अमेरिका दुनिया के नक्शे से ही गायब हो सकता है। अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीद लिया तो वो 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेड रूट कंट्रोल कर सकता है। चाहे वो सऊदी अरब के साथ पेट्रो डॉलर डील हो, ईरान और इराक में रेजिम चेंज हो, वेनेजुएला में मदुरो को कैप्चर करना हो या अब ग्रीनलैंड को खरीदना हो, अमेरिका साम दाम दंड भेद से। दोस्तों एक सेकंड के लिए सोचिए, दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक फ्रोजन आइलैंड को लेने के लिए इतना डेस्परेट क्यों है? And we need it for national protection. We need Greenland for national protection. They have a very small population. यह कोई ट्रम्प का रैंडम ऑब्सेशन नहीं है, यह है एक आइलैंड पे कब्जा करने की कहानी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अप्रैल 1940s, यह वो साल था जहां से अमेरिका की इस गेम में एंट्री होती है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने डेनमार्क पे अटैक करके उसे ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसकी वजह से ग्रीनलैंड ऑर्फन हो गया था। यहाँ अमेरिका ने देखा कि अगर जर्मनी ने ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया तो उनके लिए यह बहुत बड़ा थ्रेट होगा, क्योंकि बॉम्बर्स ग्रीनलैंड से नॉर्थ अमेरिका तक इजीली पहुंच सकते थे। इसलिए 1941 में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोर्डेल हल और डेनिस एम्बेसिडर हेनरी कॉफमैन ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें अमेरिका ने ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ली। पर जब वॉर खत्म हुई और डेनमार्क इंडिपेंडेंट हुआ तब उन्हें लगा कि अमेरिका ग्रीनलैंड छोड़ के अब चला जाएगा, बट अमेरिका ने कहा हम कहीं नहीं जा रहे। उसके तुरंत बाद 1946 में यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने डेनमार्क को सीक्रेटली एक ऑफर दिया कि हम तुम्हें गोल्ड में $100 मिलियन देंगे और उसके बदले में तुम हमें ग्रीनलैंड बेच दो। लेकिन डेनमार्क ने मना कर दिया, इसलिए अमेरिका ने भी ग्रीनलैंड छोड़ने से मना कर दिया। लेकिन फिर दोनों देशों ने 1951 में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया, जिसके हिसाब से अमेरिका को ग्रीनलैंड में ऑफिशियली मिलिट्री इंस्टॉलेशन रखने का राइट दिया गया और डेनमार्क को वापस ग्रीनलैंड का कंट्रोल दे दिया गया। इसी वजह से यह मैटर सोल्व हो गया था, लेकिन कुछ सालों के लिए ही, क्योंकि 2019 में बिहाइंड क्लोज डोर्स एक सीरियस कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। डोनाल्ड ट्रंप अपने एडवाइजर्स के साथ सीक्रेटली ग्रीनलैंड वापस खरीदने का आइडिया डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अगस्त 2019 में यह न्यूज लीक कर दी कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं और तुरंत ही यह न्यूज वायरल भी हो गई। मींस ट्रंप का सीक्रेट प्लान अब सीक्रेट नहीं रहा था, इसलिए ट्रंप ने सामने से ही कह दिया कि वो ग्रीनलैंड खरीदने में इंटरेस्टेड है। Denmark essentially owns it, so the concept came up, and I said certainly I'd be strategically it's interesting. और फिर उसने ग्रीनलैंड को एक लार्ज रियल एस्टेट डील से कंपेयर किया। Essentially, it's a large real estate deal. A lot of things could be done. मतलब कि ट्रंप के लिए एक पूरी टेरिटरी खरीदना बस एक रियल एस्टेट डील थी। उसके बाद इस रियल एस्टेट डील का कंफर्मेशन तब हुआ जब उन्होंने ग्रीनलैंड के एक विलेज के सामने गोल्डन ट्रम्प टावर दिखाता हुआ इमेज पोस्ट कर दिया, जिससे पूरी दुनिया को एक चीज तो कंफर्म हो गई थी कि यह कोई जोक नहीं था। इसलिए इसके रिस्पॉन्स में डेनमार्क के पीएम ने यह कहा, Kim Kielsens udtalelse selvfølgelig er Grønland ikke til salg, og i øvrigt er Grønland ikke Danmarks, altså Grønland er grønlændernes. Og Kim Kielsen har jo sagt det meget klart, selvfølgelig bliver der ikke noget tale om noget som helst frasalg af Grønland. और उन्होंने ट्रंप की पूरी बात को एक वर्ड में डिस्क्राइब कर दिया, which is absurd, means ridiculous. Danish Prime Minister calls the president's idea to buy Greenland, quote, absurd. He reportedly said that the conversations are, quote, an absurd discussion. और यही से ईगो, डिप्लोमेसी और ट्विटर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। Now, Denmark, I look forward to going, but I thought that the Prime Minister's statement that it was absurd, it was an absurd idea, it was nasty. I thought it was an inappropriate statement. और साथ ही साथ ट्रंप ने इस एक वर्ड को बड़ा टॉपिक बना के डेनमार्क का पूरा स्टेट विजिट ही कैंसिल कर दिया। इसके बाद थोड़े टाइम के लिए तो ग्रीनलैंड बच गया था, क्योंकि ट्रंप के पास से उसकी प्रेसिडेंसी चली गई थी। लेकिन 2025 में वापस ट्रंप की एंट्री हुई। इस बार ग्रीनलैंड खरीदने का ऑब्सेशन हाईएस्ट लेवल पे था। पहले तो 2026 में उसका बेटा डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ग्रीनलैंड पहुंचा, वो भी मीडिया कवरेज के साथ।
In other news, Donald Trump Jr. arrives in Greenland. This comes after comments made by President-elect Donald Trump. और उसके बाद ट्रम्प ने फिर से पब्लिकली अनाउंस किया that we need Greenland. President Trump has repeated his threat to take over Greenland. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. और यही से पूरा ड्रामा शुरू होता है, क्योंकि मे भी ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए गोल्डन की हो सकती है फ्यूचर में ग्लोबल पावर को कंट्रोल करने के लिए। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि एक बर्फ का टुकड़ा अमेरिका के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे वो फ्यूचर में ग्लोबल पावर को कंट्रोल करने के लिए यूज होगा। तो इन क्वेश्चंस के 3 आंसर है, चलिए इसे एक एक करके कवर करते हैं। फर्स्ट वन इज द अल्टीमेट मिलिट्री पोजीशन। दोस्तों, जियोग्राफी कभी रैंडम नहीं होती और ग्रीनलैंड की जियोग्राफी तो इतनी पावरफुल है जैसे नेचर ने ही खुद उसे चेस बोर्ड पे किंग बना दिया हो। बिकॉज ग्रीनलैंड एग्जैक्टली नॉर्थ अमेरिका और रशिया के बीच में है, इसलिए जब भी कोई मिसाइल रशिया से अमेरिका की तरफ फायर होगी तो वो ग्रीनलैंड को क्रॉस करके ही जाएगी। और यही पे काम आता है अमेरिका का P2 स्पेस बेस जो ऑलरेडी ग्रीनलैंड में प्रेजेंट है। इसलिए अमेरिका के लिए ये एक एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि रशिया से अगर न्यूक्लियर मिसाइल उनकी तरफ आएगी तो ये स्पेस बेस अमेरिका को पहले ही वार्निंग दे देगी। मतलब कि ग्रीनलैंड प्रैक्टिकली अमेरिका के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम कर सकता है। इट मींस अगर ग्रीनलैंड ही ना हो तो अमेरिका दुनिया के नक्शे से ही गायब हो सकता है। पर अमेरिका के लिए जितना इंपॉर्टेंट P2 स्पेस बेस है उतना ही इंपॉर्टेंट है GUI के गैप। ये एक इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है जो ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके के बीच में आता है। यह गैप इसलिए इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर रशियन सबमरीन्स को आर्कटिक से निकल के अटलांटिक में एंटर होना हो तो उन्हें इसी गैप के थ्रू जाना पड़ता है। इट मींस अगर अमेरिका के हाथ में ग्रीनलैंड आ गया तो वो इस गैप से निकलने वाली हर रशियन सबमरीन्स को ट्रैक भी कर सकते हैं और वॉर के टाइम में इन सबमरीन्स को यहाँ पे रोक भी सकते हैं। लेकिन अभी की रियलिटी ये है कि जहाँ कोल्ड वॉर के टाइम पे P2 स्पेस बेस पे 10,000 से ज्यादा ट्रूप्स थे, वहाँ अभी सिर्फ 150 प्रोफेशनल ही है, क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका को लगा कि रशिया उनके लिए अब थ्रेट नहीं है। लेकिन 2022 के बाद अमेरिका अलर्ट हो गया, क्योंकि एक साइड रशिया ने यूक्रेन के साथ फुल स्केल वॉर शुरू कर दी थी और दूसरी साइड आर्कटिक में रशियन नेवल एक्टिविटीज भी लास्ट 5 ईयर में 3x हो गई थी। इसलिए ट्रम्प बार बार कह रहा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Greenland is very important for the national security, including of Denmark. पर यह सिर्फ एक ही रीजन नहीं है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रम्प को ग्रीनलैंड चाहिए। इसके पीछे का दूसरा रीजन है द आर्कटिक हाईवे, क्योंकि यह फ्यूचर में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट बन सकता है। तो देखिए, ये है आर्कटिक सर्कल जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा ग्रीनलैंड का आता है। साथ ही साथ साइबेरिया, अलास्का, कनाडा एंड आइसलैंड का भी नॉर्थ पार्ट कवर होता है। अब यहाँ एक शॉकिंग फैक्ट यह है कि आर्कटिक का लगभग 40% एरिया परमानेंटली फ्रोजन है, मतलब कि साल भर बर्फ से कवर रहता है। लेकिन बाकी का 60% हिस्सा ऐसा है जहाँ परमानेंट आइस नहीं होती, मतलब कि वो सीजन के हिसाब से मेल्ट और रिफ्रीज होता रहता है। और क्लाइमेट चेंज इसमें बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करता है, क्योंकि इसने आर्कटिक को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इसकी वजह से हर साल 270 बिलियन टन आइस डिसअपियर हो रही है। एनवायरमेंटली तो एक कैटास्ट्रोफी है, लेकिन इकोनॉमी के लिए, शिपिंग इंडस्ट्री के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखो, अगर कोई भी चीज ईस्ट एशिया से यूरोप भेजनी हो तो मेनली 2 रास्ते हैं, या तो पनामा कैनल या तो स्विस कैनाल। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक कार्गो शिप टोक्यो से लंदन तक जा रहा है तो उसे स्विस कैनाल के थ्रू लगभग 21,000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और अगर वो पनामा कैनाल के थ्रू जाए तो उसे लगभग 23,000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। लेकिन जब भी इन दोनों में से कोई एक भी ब्लॉक होता है तब दुनिया का ट्रेड सिस्टम लिटरली फ्रीज हो जाता है, और ऐसा कई बार हो चुका है। जैसे एक बार तो इजिप्ट ने स्विस कैनाल को पूरे 8 सालों तक ब्लॉक कर दिया था, और जब भी स्विस बंद होती है तो शिप्स को यूरोप पहुंचने के लिए पूरा अफ्रीका घूमकर जाना पड़ता है, जिससे हजारों किलोमीटर एक्स्ट्रा ऐड होते हैं। और रही बात पनामा कैनल की, तो वो भी कोई परफेक्ट बैकअप नहीं है, क्योंकि ड्रॉट के टाइम पे पानी की कमी की वजह से लार्ज वेसल्स इस कैनल को क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन आर्कटिक में बर्फ पिघलने की वजह से एक नया ट्रेड रूट बन रहा है जिसका नाम है नॉर्थ वेस्ट पैसेज। तो अगर ये सेम कार्गो शिप टोक्यो से लंदन नॉर्थ वेस्ट पैसेज के थ्रू जाए तो उसे सिर्फ 16,000 किलोमीटर डिस्टेंस ही कवर करना पड़ेगा, मतलब कि सीधा 7,000 किलोमीटर की सेविंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज द गेम चेंजिंग रूट फॉर शिपिंग इंडस्ट्री बिकॉज इट एंडेड अप सेविंग टाइम,
फ्यूल एंड मिलियंस ऑफ डॉलर पर वॉयज। इट मींस अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीद लिया तो वो 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेड रूट कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अभी के लिए प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ वेस्ट पैसेज साल में सिर्फ 3 से 5 महीनों के लिए खुलता है, क्योंकि उस समय पे बर्फ कम होती है और बाकी के पूरे साल वो एरिया बर्फ से ढका हुआ रहता है। इसीलिए ये अभी तक मेन स्ट्रीम ट्रेड रूट नहीं बन पाया। So you might think that why the hell Donald Trump wants Greenland? Well, it is because US जियोलॉजी सर्वे के मुताबिक आर्कटिक रीजन में दुनिया का लगभग 13% अनडिस्कवर्ड ऑयल और 30% नेचुरल गैस होने की संभावना है। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जहां ऑयल होता है वहां अमेरिका जरूर होता है, चाहे वो सऊदी अरब के साथ पेट्रोडॉलर डील हो, ईरान और इराक में रेजिम चेंज हो, वेनेजुएला में मदुरो को कैप्चर करना हो या अब ग्रीनलैंड को खरीदना हो। अमेरिका साम दाम दंड भेद से ऑयल लेके रहता है। और यहाँ पे सिर्फ बात ऑयल की नहीं है, क्योंकि ग्रीनलैंड के पास एक ऐसी चीज है जिससे अमेरिका वापस एक ग्लोबल पावर बन सकता है, क्योंकि इसी चीज से इलेक्ट्रिक कार्स की मोटर्स, विंड टर्बाइन्स के मैग्नेट्स, स्मार्टफोन्स, फाइटर जेट्स और रडार सिस्टम्स बनते हैं। इन शॉर्ट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हर कोना इस पे डिपेंडेंट है एंड दिस थिंग इज कॉल्ड रेयर अर्थ मिनरल्स। ग्रीनलैंड ऐसी जगहों में से है जहां भारी मात्रा में रेयर अर्थ मिनरल्स है। देखो, ये है ग्रीनलैंड के 2 लार्जेस्ट रेयर अर्थ डिपॉजिट्स। फर्स्ट वन इज क्वेनिफिल एंड सेकंड वन इज टेनब्रिज। तो अगर हम पहले क्वेनिफिल की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 11 मिलियन मेट्रिक टन रेयर अर्थ अवेलेबल है। उसमें से भी 3,70,000 मेट्रिक टन हैवी रेयर अर्थ मिनरल्स है। हैवी रेयर अर्थ मिनरल्स वो होते हैं जो लाइट रेयर अर्थ मिनरल्स से ज्यादा रेयर और ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। तो ये थी ग्रीनलैंड की पहली साइट। तो चलो अब दूसरी पे जाते हैं, विच इज टेनब्रिज। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे 28 से लेके 35 मिलियन मेट्रिक टन रेयर अर्थ अवेलेबल है और इसी वजह से ये ग्रीनलैंड की लार्जेस्ट रेयर अर्थ डिपॉजिट है। तो इन दोनों साइट्स और बाकी की छोटी मोटी साइट्स मिलाकर ग्रीनलैंड में करीबन 36 से लेके 38 मिलियन मेट्रिक टन रेयर अर्थ रिसोर्सेज अवेलेबल होने की संभावना है। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए यही डिपॉजिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गैस करो, दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स किसके पास होंगे? एनी गेसेस? चलो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। दिस कंट्री इज ऑल्सो कॉल्ड द बिगेस्ट नाइटमेयर ऑफ अमेरिका। मे बी अब तो आपने गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ। चाइना अकेला वर्ल्ड की 61% माइनिंग और 90% प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। मतलब कि अमेरिका रेयर अर्थ के लिए चाइना पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। और इमेजिन करो कि अगर चाइना और यूएस के बीच में वॉर हुई और चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट करना कंप्लीटली बंद कर दिया, तो अमेरिका के पास F-35 फाइटर जेट्स बनाने के लिए भी मिनरल्स नहीं बचेंगे। इसी वजह से अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए ताकि वो चाइना पर से डिपेंडेंसी कम कर सके। लेकिन वेट, अभी कोई खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सामने आती है 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स। फर्स्ट वन इज क्वेनिफिल डिपॉजिट बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे जब माइनिंग करते हैं तब रेयर अर्थ के साथ साथ यूरेनियम और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी मिलते हैं। तो इन्हीं एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से इस प्रोजेक्ट को सालों से फ्रीज कर रखा है। इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम यह है कि टेनब्रिज में माइनिंग के वक्त यूरेनियम तो कम मिलता है, लेकिन आर्कटिक की लोकेशन, वहाँ का एक्सट्रीम वेदर कंडीशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से माइनिंग भी कमर्शियली रिस्की बन जाती है। और तीसरी प्रॉब्लम यह है कि इवन इफ आप ग्रीनलैंड से रेयर अर्थ एक्सट्रैक्ट कर भी लो तो उसकी प्रोसेसिंग कहाँ करोगे? डेफिनेटली उसके लिए चाइना के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस लेवल का प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ चाइना के पास ही है। मतलब कि चाइना से कम्पीट करने के लिए चाइना पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये है ग्रीनलैंड की रियलिटी। आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि हर जगह बस ग्रीनलैंड के बेनिफिट्स के बारे में ही बात हो रही है। सब लोग बड़े बड़े टर्म्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि जो ग्रीनलैंड कंट्रोल करेगा वो आर्कटिक कंट्रोल करेगा, और जो आर्कटिक कंट्रोल करेगा वो फ्यूचर में ग्लोबल पावर को कंट्रोल करेगा। लेकिन कोई उसके पीछे की रियलिटी नहीं बता रहा। तो जैसा हमने वीडियो में अब तक देखा, उसमें 3 में से 2, मतलब कि पहला तो हम शिपिंग रूट्स को सिर्फ 3 से 5 महीनों के लिए यूज कर सकते हैं, और दूसरा ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स तो सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेशंस और क्लाइमेट चेंज की वजह से वो अभी के लिए वर्थलेस है। इट मीन्स 3 में से सिर्फ एक ही एडवांटेज है जो अमेरिका के लिए एक्चुअली काम आ सकता है, विच इज द अल्टीमेट मिलिट्री पोजीशन। तो दोस्तों, इस बार तो अंकल सैम सच कह रहे हैं कि उन्हें ग्रीनलैंड अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ही चाहिए। तो अब ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि ये वॉर ऑफ आइस कौन सा नया मोड लेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है, ट्रंप को ग्रीनलैंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Till then, signing off.